हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 सितंबर 2021 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आपको ध्यान से सुनना है इस लेक्चर को। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज का आप नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तो आपके एग्जाम में रिविजन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों, इस लेक्चर के अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ के अलावा क्विज और टेस्ट भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। रोज की तरह डिस्कस करते हैं आज का हमारा टारगेट। तो आज का टारगेट है 200 लाइक का। आपको लाइक करना है और दोस्तों को भी शेयर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो दोस्तों, उत्तराखंड की राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य। तो उन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है वही राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और राष्ट्रपति के पास यह भी अधिकार होता है कि वह राज्यपाल को हटा सकता है, और जो राज्यपाल होता है वह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को ही देता है। तो दोस्तों, इसी प्रक्रिया के अनुरूप बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल के तौर पर उन्होंने उत्तराखंड में 3 वर्ष पूरे किए हैं। और दोस्तों, बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल के रूप में दूसरी महिला राज्यपाल थी। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा। संविधान के अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये बात कही गई है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 153 के मुताबिक ही प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी हम सभी को पता है देहरादून है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। और दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। और किस राज्य से अलग हुआ था यह उत्तराखंड? तो ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। दोस्तों, पहले इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था, लेकिन साल 2007 में उत्तरांचल नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया था। उत्तराखंड को हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा डिस्कस करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनना है आपको। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों, आने वाले समय में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होने वाला है 2021 का। तो उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। यानी 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत कर रहा है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से 5 देशों के समूह यानी ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। क्योंकि दोस्तों, भारत 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। अब ये जो बैठक होगी दोस्तों, वर्चुअली रूप से होगी। तो इसमें कौन कौन शामिल होगा? तो ध्यान से सुनिएगा। अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे, लेकिन उनके अलावा कौन कौन से नेता शामिल होंगे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो उपस्थित होंगे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। तो ये उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, इस बैठक में अफगानिस्तान की ताज़ा स्थिति पर चर्चा हो सकती है। यानी अफगानिस्तान में जो हालात बने हुए हैं तालिबान के कारण, तो इस स्थिति पर भी चर्चा हो सकती है। दोस्तों, ब्रिक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है, और पहले इसे ब्रिक कहा जाता था, लेकिन साल 2010 में जब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया। दोस्तों, इसकी स्थापना साल 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय है संघाई, चीन में। ब्रिक्स के 5 सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो इनके नाम आपको ध्यान से सुनना है। ब्राजील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ था जून 2009 में। और कहाँ हुआ था दोस्तों? रूस के एकातेरिनबर्ग में। 2020 में ब्रिक्स सम्मेलन का 12वां संस्करण हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो रूस ने की थी। दोस्तों, ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? तो 40% है। यानी दोस्तों, ब्रिक्स में जो 5 देश शामिल हैं उसमें पूरे विश्व की 40% जनसंख्या निवास करती है। ब्रिक्स देशों का एक बैंक भी है, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस दिन मनाया जाता है?
तो दोस्तों इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है 8 सितंबर को। पूरे विश्व में साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व में शिक्षा के महत्व को दर्शाने और निरक्षरता को कम करने के उद्देश्य से हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने को बढ़ावा देना। पहला विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1966 को मनाया गया था। दोस्तों 2021 की थीम आप ध्यान से सुनिएगा। इसकी थीम थी 2021 की लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। तो दोस्तों आप एक बार और ध्यान से सुनिएगा 2021 की थीम क्या थी। तो 2021 की थीम थी लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस INS को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो दोस्तों शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में राष्ट्र को दी जाने वाली असाधारण सेवा के सम्मान में एक मिलिट्री यूनिट को राष्ट्रपति के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड यानी एक प्रकार के ध्वज से सम्मानित किया है। दोस्तों पहली बार 27 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ध्वज प्राप्त करने वाली पहली जो सशस्त्र सेना थी वो भारतीय सशस्त्र सेना थी। दोस्तों INS हंस को 5 सितंबर 1961 को तमिलनाडु के कोयम्बतूर के पास सुलूर में कमीशन किया गया था। तो याद रखिएगा INS हंस को कब कमीशन किया गया था यानी सेना में शामिल किया गया था? तो 5 सितंबर 1961 को। INS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप, यानी ऐसे जहाज जो इंडियन नेवी के द्वारा यूज किए जाते हैं, तो उसे हम INS के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान से सुनना है। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित होगा? तो दोस्तों आने वाले समय में सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास होने वाला है। तो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा भारत और नेपाल के बीच। दोस्तों भारत और नेपाल की सेना 20 सितंबर से सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित कर रही है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य है दोनों देशों के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में अंतर क्षमता और कौशल को बढ़ावा देना है। अब बात आती है कि सूर्य किरण युद्धाभ्यास कहाँ पर आयोजित होगा? तो यह आयोजित होगा भारत के उत्तराखंड राज्य की पिथौरागढ़ में। और दोस्तों जो 2021 में सूर्य किरण युद्धाभ्यास हो रहा है, यह इसका 15वां संस्करण है। अब हाल ही में कुछ किए गए सैन्य अभ्यास भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे TTX जो त्रिपक्षीय अभ्यास था, ये हुआ है भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच। दोस्तों इंद्र युद्धाभ्यास 2021 हुआ है भारत और रूस के बीच। और जायद तलवार 2021 ये हुआ है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक इस लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है? यानी दोस्तों जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नया मंत्रालय बनाया गया है। तो यह कारनामा किया गया है दोस्तों ग्रीस के द्वारा। यानी ग्रीस देश की जो सरकार है उसने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है। और दोस्तों यूरोपीय संघ के पूर्व आयुक्त क्रिस्टोस स्टाइलियानाइट्स को मंत्रालय का प्रमुख घोषित किया है। दोस्तों क्रिस्टोस स्टाइलियानाइट्स की बात करें तो ये वर्ष 2014 से 2019 के बीच मानवीय सहायता और संकट प्रबंधन के लिए यूरोपीय संघ आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। यहाँ पर बात आई है दोस्तों ग्रीस की। तो ग्रीस को हम एथेंस या यूनान के नाम से जानते हैं। दोस्तों ग्रीस को हम क्या कहते हैं? यूनान बोलते हैं। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है एथेंस। दोस्तों यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है और यहाँ के लोगों को यूनानी या यवन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अंग्रेजी तथा अन्य पश्चिमी भाषाओं में इन्हें ग्रीक कहा जाता है। ग्रीस की बात करें तो उत्तर में अल्बानिया, यूगोस्लाविया और बुल्गारिया है। और पूर्व में तुर्की, दक्षिण पश्चिम में है दोस्तों, और दक्षिण पूर्व में
क्रमशः आयोनियन सागर और भूमध्य सागर और इजीनियन सागर स्थित हैं। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो ग्रीस देश है यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसके उत्तर में अल्बानिया, यूगोस्लाविया और बुल्गारिया देश हैं। पूर्व में तुर्की है। दक्षिण पश्चिम में दोस्तों आयोनियन सागर है। दक्षिण में है भूमध्य सागर और दक्षिण पूर्व में है इजीनियन सागर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रीस के बारे में, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के जीके डोज की बात कर लेते हैं, यानी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने अमृत शहर बसाया था। दूसरा प्रश्न है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। अगला प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो दोस्तों सिखों के इतिहास में गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू की थी। चौथा प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। पांचवा प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। छठवां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। सातवां प्रश्न है, चीनी यात्री हैंगशोंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था? तो दोस्तों उसने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो दोस्तों ओ समूह जो होता है वो सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अब हम बात करेंगे उन प्रश्नों की जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न क्या है, ग्रीस की राजधानी क्या है? दूसरा प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किस राज्य में होगा? तीसरा प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिक्स देशों का मुख्यालय कहाँ है? तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों चलने से पहले आपको बता दें कि आप स्टडीकर को खबरिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी मिल जाएगा दोस्तों, जो कि बहुत ही कम कीमत पर है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी उनकी और लाइव क्लासेस मिलेंगी। और अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं और उस पर आप छूट पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा और वो रेफरल कोड है राजा नंबर 1। तो राजा नंबर 1 रेफरल कोड का यूज करें और अनअकैडमी के कोर्स में आप छूट पाएं। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे स्टडीकर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।